हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 8 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला मुद्दा होगा हमारा इफेक्टिव टूरिस्ट पुलिस के रिगार्डिंग। देखिए, टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, राइट। और टूरिज्म के रिगार्डिंग ना कुछ कंसर्न्स उठ रहे हैं आजकल के टाइम पे, स्पेशली इन टूरिस्ट की प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। तो क्या उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर जो पुलिस अरेंजमेंट्स है वो ठीक है या नहीं है, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा होगा बिम्स्टेक एंड सार्क से संबंधित। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यूपीएससी ने क्वेश्चंस भी इसके रिगार्डिंग पूछे हुए हैं, तो इसको भी एक बार समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। तीसरा हमारा मुद्दा होगा स्पेस से संबंधित, तो इसको भी रिगार्डिंग भी कुछ टॉपिक्स देखने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पर उससे पहले आज की कोट ऑफ द डे जो कि लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा, दैट इज एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। देखो, दुनिया में ना एक जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं रिवेंज। रिवेंज मतलब एक तरह से बदला। अब आजकल के टाइम पे हर कोई इंसान चाहता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है ना तो वो बदला लेने की कोशिश करे। और इसी वजह से होता क्या है, हमें दुनिया में वायलेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और हमारे जो वर्ड्स जैसे मान लीजिए पीस हो गया, टॉलरेंस हो गया, हारमनी हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें कुछ हद तक पीछे जा चुकी हैं आजकल के कम्युनिटीज़ के अंदर। ये सारी चीज़ें कम और वायलेंस वगैरह ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ऐसे टाइम के ऊपर एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट हो जाती है कि अगर हमें कहीं ना कहीं वायलेंस को एंड करना है तो वो कैसे हो पाएगी। वो इसी तरह से हो पाएगी अगर हम अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर पीस को, शांति, टॉलरेंस, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करें। सभी के बीच में, सभी धर्मों के बीच में, सभी लोगों के बीच में, सभी कास्ट, हर पर्टिकुलर चीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपस में प्यार होगा तभी हम इन चीज़ों को कहीं ना कहीं नोटिस कर पाएंगे। आप खुद भी देखिए ना, देखो वायलेंस ना कोई तरीका नहीं है दुनिया को जीतने का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, अलेक्जेंडर ने कोशिश करी वायलेंस के थ्रू पूरी दुनिया को जीतने की। क्या वो जीत पाए? द आंसर इज नो। ऑन द अदर हैंड महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, इन्होंने दुनिया को कॉन्कर कर लिया। कैसे कर लिया? अपने विचारों से, ठीक है ना। तो नॉन वायलेंस, पीस, टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं अगर हम कहीं ना कहीं एक बेटर गुड के, एक दुनिया को एक बेहतर तरह पर लेकर जाना चाहते हैं। हमारी देखो हिस्ट्री के अंदर भी आपको चाहे कोई भी धर्म आप देख लीजिए, बुद्धिज़्म देख लीजिए, जैनिज्म देख लीजिए, उसके अंदर अहिंसा का हमें प्रीच किया गया कि हमें अहिंसा को फॉलो करना चाहिए। रीज़न क्या है इसके पीछे? वो यही तो है कि हम दुनिया के अंदर एक तरह की पीस लेकर आना चाहते हैं। उसके अलावा आप अकबर का एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है ना, अशोका का देख लीजिए, राइट। तो जो हमारा थिंकिंग होनी चाहिए ना उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ही होनी चाहिए कि किस तरह का हमारा मैसेज हम दुनिया को दे रहे हैं। दुनिया में देखो, एक होता है रिफॉर्मेटिव जस्टिस, ठीक है ना, जहाँ पर देखो मैं समझाता हूँ। अगर मान लो एक कोई क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल ने कोई क्राइम किया, तो क्या आप इसको डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दोगे? नहीं। अगर इसने बहुत ज़्यादा कोई हीनियस क्राइम नहीं किया तो फोकस कहाँ पे होना चाहिए? इसको रिफॉर्म करने के ऊपर, कि इस बंदे का जो सोच है, इसका नज़रिया हम कहीं ना कहीं बदल पाएँ। ये सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है ताकि हम इसको रिफॉर्म करें एंड अकॉर्डिंगली उस रिफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर वो वर्क करते हुए एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ मूव करें। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो भी इसी की बात करता है कि रिफॉर्मेटिव जस्टिस हम करें, क्रिमिनल को हम कहीं ना कहीं एक सुधरने का मौका दें ताकि वो एक बेहतर ज़िंदगी लेकर आए और दुनिया को और भी हम बेहतर कर पाएँ। तो ये थी हमारी आज की कोट ऑफ द डे। चलते हैं हमारे पहले एडिटोरियल की तरफ, जो क्या है, नीड फॉर एन इफेक्टिव टूरिस्ट पुलिस। और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, राइटर ने ना स्टार्टिंग में बहुत सारे आपको एग्जांपल्स देने की कोशिश करी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रशियन गर्ल का रेप हुआ था, ठीक है, अभी रिसेंटली। उसके साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे तो इराकी कपल के साथ कुछ गलत ट्रीटमेंट हुआ, फिर ब्रिटिश वुमेन के साथ, यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे राइटर ने एग्जाम्पल दिए हैं जो हमें क्या दिखा रहे हैं कि जो फॉरेन से टूरिस्ट आए हैं ना, उनके साथ कुछ ना कुछ हमें कंसर्न्स देखने को मिल जाते हैं कि किसी को या तो सेक्सुअल हरासमेंट किसी को फेस करनी पड़ी हो, किसी के साथ रेप हुआ हो, या इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब अगर इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं तो डेफिनेटली ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि हमारी जो पुलिसिंग सिस्टम है, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो अच्छे से काम करे, ठीक है ना। और देखो, जो हमारे एक तो होता है कि बहुत सारे मुद्दे तो रिपोर्ट हो जाते हैं, पुलिस के पास वो जाके कंप्लेंट कर देते हैं कि हाँ ये हमारे साथ कंसर्न हुआ। बहुत सारे मुद्दे तो ऐसे भी हैं जहाँ पर वो चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं हो पाती, ठीक है ना। एक साउथ दिल्ली का ही इंसिडेंट यहाँ पे राइटर ने बताया है, जहाँ पर जो ब्रिटिश नेशनल है ना, उसने कंप्लेन करने से थोड़ा बहुत झिझक रही थी। तो बहुत सारे रिपोर्ट्स तो हमें पता भी नहीं लगती कि हाँ ऐसे इंसिडेंट भी हो गए। यहाँ पर ना राइटर ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर बहुत सारा डेटा दिया है कि किस तरह से हमारा ना टूरिज्म सेक्टर इंपैक्ट हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का डेटा देखोगे ना, तो उसके हिसाब से
दिल्ली ने, अगर आप दिल्ली के केस में देखना चाहते हो तो दिल्ली के केस में ना जो हमारे फॉरेनर्स के अगेंस्ट क्राइम होते हैं वो पिछले साल कितने हुए, 27, ठीक है। 2000 में किसकी बात करता हूँ, 2021 की। उसके पहले ये से थे 62 और उसके पिछले साल में थे ये 123। तो 2020 में थे 62 एंड 2019 में थे 123। अब आप बोलोगे कि सर ये तो कम हो रहे हैं ना, अच्छी बात है ये तो। देखो बिल्कुल अच्छी बात है कम होना, पर आप एक चीज़ रियलाइज करो, ये जो हम बातें कर रहे हैं ये बात हो रही है हमारी प्री कोविड टाइम्स की, ठीक है ना। 2019 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उस टाइम क्या था, कोविड नहीं था, तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते थे इंडिया के अंदर। अब कंपैरेटिवली काफ़ी कम आते हैं। उसी तरह से राजस्थान के अंदर भी हमें यही सेम चीज़ देखने को मिलती है, पर इसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं कोविड भी है और बाकी चीज़ें भी हैं। बाकी इसके साथ ही देखो पिछले 3 सालों के अंदर 29 फॉरेनर्स को मर्डर भी किया गया है, तो काफ़ी सारे मेजर कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी और डेटा है, कितने लोगों का असॉल्ट हुआ, कितने थेफ्ट केसेस हुए, वो सारे के सारे यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। अब देखो आप खुद एक रियलाइज़ करो, मान लीजिए कोई ब्रिटिश वुमेन यहाँ पर आई और उसके साथ रेप हुआ या कोई भी इंसिडेंट इस तरह की सेक्सुअल हरासमेंट कुछ भी हुआ, तो इससे हो क्या रहा है, इससे जो इंडिया की इमेज है ना ग्लोबली वो काफ़ी नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही है, ठीक है। और एक बार नेगेटिवली इंपैक्ट हुई, फिर क्या वहाँ से और कोई पर्सन यूके से इंडिया आएगा? नहीं आएगा। वो सोचेगा कि नहीं यार ये तो कंट्री ही सेफ नहीं है, यहाँ पर लोग जाते हैं तो उनका रेप हो जाता है या फिर सेक्सुअल हरासमेंट हो जाती है। तो ये जो इश्यूज़ है ना, हमें इनको बहुत ही प्रॉपरली देखने की ज़रूरत है। देखो हम बात करते हैं ना अतिथि देवो भव की, ठीक है ना, कि जो अतिथि है वो एक तरह से हमारे लिए भगवान के समान है, पर अगर उनके साथ कुछ इस तरह का कंसर्न होता है तो हमारी इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, जो ग्लोबली इंडिया की जो इमेज है, उसको एक बहुत ही बड़ा झटका मिलता है, ठीक है। अगर आप टूरिज्म को नोटिस करोगे ना तो टूरिज्म हमारे लिए बहुत अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज लेकर आता है। देखो मैं 2019 का यहाँ पे ना डेटा दिया हुआ है राइटर ने, उस टाइम हमने लगभग 30 बिलियन US डॉलर की अर्निंग थी हमारे टूरिज्म के थ्रू, पर कोविड-19 की वजह से ये 6-7 बिलियन डॉलर के आसपास आ चुकी है। तो बहुत ही एक कह सकते हैं कि नेगेटिव सेंस में हमें इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हमने ये फॉरेक्स एक्सचेंज जो है हमारा जो फॉरेन अर्निंग्स है उसको इम्प्रूव करना है, साथ ही साथ इंडिया की इमेज ग्लोबली इंप्रूव करनी है, वो सारी चीज़ों के लिए प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो इंडिया के पास ना बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है, अगर आप नोटिस करोगे। पोटेंशियल सर किस तरह से, देखो अगर आप एक नोटिस करोगे कि इंडिया के पास अलग अलग तरह के ठीक है ना, अलग अलग तरह की टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया हमारे पास बहुत सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, 40 से भी ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल अजंता हो गया, ठीक है ना, अलोरा हो गया। इसके साथ ही साथ जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो इंडस वैली साइट्स हो गया, ठीक है। उसके साथ गुप्ता पीरियड से बहुत सारी साइट्स हैं, मौर्य हो गया, ठीक है, अशोका के आयरन पिलर्स हो गए। तो इस तरह के इंडिया के पास बहुत सारी साइट्स हैं। ऊपर से साथ ही साथ आप नोटिस करो, ठीक है, हमारे यहाँ डेजर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, हमारे यहाँ बीच भी देखने को मिल जाएंगे, माउंटेन्स भी हैं। तो इस तरह से इंडिया का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उस पोटेंशियल के हिसाब से क्या हम वर्क कर पा रहे हैं, उतनी हमारे यहाँ पे अर्निंग्स हो रही हैं? द आंसर इज अ क्लियर नो। तो यहाँ पे वर्क करना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आने वाले टाइम के अंदर हम एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर रहे हैं कि इंडिया में जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप नोटिस करो तो 2024 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 13 मिलियन से भी ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आएंगे। पर ये ज़रूरत क्या है, उसके साथ ही साथ एक सेफ इन्वायरमेंट हम इन सभी को दे पाएँ। और इसी के लिए ना हमारी जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है वो इंपॉर्टेंट काम भी कर रही है। किसके साथ मिलके? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टूरिज्म मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिलकर डिफरेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया कि किस तरह से हम ये जो टूरिस्ट हैं इनके रिगार्डिंग प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कर पाएँ। दरअसल में ना एक हमारी स्कीम है यूनिफॉर्म टूरिस्ट पुलिस स्कीम। इसको पैन इंडिया लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट करना है ताकि इंश्योर किया जा पाए कि ये जो इश्यूज आ रहे हैं ये इनको वर्क करें, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे ना तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गोवा, राजस्थान, केरला, इन सभी स्टेट्स के अंदर ये टूरिस्ट पुलिस है। बाकी सभी जगह उतनी अच्छी इंप्लीमेंटेशन नहीं हम कर रहे। अब नेक्स्ट ईयर आप जानते हो कि G20 समिट इंडिया में होगा, तो बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे, अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, राइट। उस टाइम के अंदर जब इतने ज़्यादा फॉरेनर्स आएंगे तो आपको नहीं लगता कि इन फॉरेनर्स की सेफ्टी हमारे लिए प्राइम कंसर्न हो जाएगी, ठीक है ना। इंडिया की जो इमेज है वो बहुत हैविली डिपेंड करेगी कि G20 समिट को इंडिया कैसे ऑर्गेनाइज करता है, कैसे जो इश्यूज आते हैं उनको कैसे फेस करता है। तो वहाँ पर हमारी पुलिस का, ठीक है ना, हमारी ये जो टूरिस्ट पुलिस का है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। ये जो BPRD है ना, दैट इज ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पुलिस है, ठीक है, ब्यूरो फॉर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसने एक तरह का बुकलेट भी निकाला है जहां पर इन्होंने बताया है क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, कितने हमारे पास लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करना है, कहाँ कहाँ पुलिस स्टेशन सेटअप होने हैं, कंट्रोल रूम विद क्रू कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें। और कोशिश करी जा रही है जो हमारे पुलिस पर्सनल है उन्हीं को ही इसके अंदर लेकर जाया जाए,
ठीक है, जो आप देखते हो ना अपने स्टेशन, पुलिस स्टेशन के अंदर जो पुलिस थाने के अंदर लोग होते हैं, उनको ना मोटिवेट किया जा रहा है कि आप ये जो टूरिस्ट पुलिस है इसको ज्वाइन करिए। इसी वजह से ना इनको 30% डेपुटेशन अलाउंस भी दिया गया है, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि टूरिस्ट को सेफ्टी के अंदर हम एक अच्छा रोल प्ले कर पाएं। ठीक है ना, तो ये एक डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है, कहीं ना कहीं हम एक तरह का कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं उनके अंदर, लोगों के अंदर, ताकि फॉरेनर्स आसानी से आ पाए। थेफ्ट के रिगार्डिंग देखो काफ़ी कंसर्न्स हैं, तो थेफ्ट को कैसे, जो चोरी चकारी होती है उसको कैसे रोका जा सकता है कि पुलिस को ना पहले से ही मुस्तैद होना पड़ेगा। कैसे मुस्तैद, उनको पता होता है, देखो पुलिस को भी थोड़ा आइडिया होता है कि अच्छा ये पर्सन्स ना इस तरह के लोग हैं जो ज़्यादा चोरी चकारी में ज़्यादा काम करते हैं, तो इनको थोड़ा पहले ही इनके रिगार्डिंग वर्क करो, इनको कॉन्स्टेंटली सर्वेलेंस करो कि क्या काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इनके कॉरस्पॉन्डिंग, कहीं ये कुछ इस तरह की प्लानिंग तो नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें हमें डेफिनेटली काम करनी पड़ेंगी। उसी के साथ एक चीज़ और भी है, हमारे पास ना देखो कोर्ट्स अच्छे होने चाहिए। कैसे कोर्ट? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। मीनिंग क्या है सर इनका? देखो आप जानते हो कि देखो हमारे यहाँ पे कोई केस आ गया ना, वो किसी भी चीज़ का केस हो, वो सालों साल तक पेंडिंग रहता है, ठीक है ना, कई साल लग जाते हैं उसका रिजल्ट आने के अंदर। पर अगर कोई मान लो बाहर से, फॉरेन से टूरिस्ट आया है, क्या वो इतने सालों तक यहाँ पे केस लड़ता रहेगा? नहीं। उसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए। एक यहाँ पे राइटर ने ना एग्जाम्पल भी दिखाया है। देखो 2006 के अंदर एक केस हुआ था, वहाँ पर एक पर्सन ने ना एक जर्मन नेशनल का रेप किया था। तब हमारे कोर्ट्स ने बहुत तेज़ी से काम किया और 22 दिनों के अंदर ना उसको इम्प्रिजनमेंट भी कर दी। तो अगर ना हमारे पास इस तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होंगे, तो जो टूरिज्म रिगार्डिंग जो हमारे पास इश्यूज देखने को मिलते हैं उनको हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं। इससे इंडिया की इमेज भी इंप्रूव होगी, एंड हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ हम लिंक करते हैं ना इसको, केसेस को, वहाँ पर हम इसको सोसाइटी के साथ भी यहाँ पे लिंक किया जा सकता है। तो टूरिज्म सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और टूरिस्ट पुलिस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन डेफिनेटली हेल्प करेगा इंडिया को आगे बढ़ने के अंदर। आई होप आपको ये पहला आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो रिलेट करता है बिम्स्टेक से संबंधित। देखो दरअसल में ना आज आप सभी जानते हो, जैसे आज दिसंबर 8 है ना, तो दिसंबर 8 को सार्क के चार्टर डे के रूप में मनाया जाता है। अब ऐसा क्यों सर? दरअसल में है क्या कि 1985 के अंदर ना, बेसिकली आज से 37 ईयर्स अगो, तब सार्क का ये जो सारी चीज़ें एस्टैब्लिश किया गया था इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, आप सभी जानते हो सार्क के बारे में, टोटल 8 कंट्रीज इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। दरअसल में जब ये एस्टैब्लिश हुआ था ना, तब इसमें सिर्फ 7 ही कंट्रीज थी। कौन कौन सी कंट्री सर? पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, आपको यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ये डिफरेंट कंट्रीज। उसके साथ में आप यहाँ पे मालदीव्स को भी देख सकते हो। तो टोटल पहले 7 कंट्रीज थी यहाँ पे, ठीक है। बाद में अफगानिस्तान को भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया, तो टोटल अभी सार्क के अंदर टोटल कितनी कंट्री होगी? 8 कंट्री। अब सार्क के देखो ऑब्जेक्टिव तो अच्छे खासे थे कि हम साउथ एशिया को अच्छे से इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, आपस में इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़े, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती थी। पर सार्क के ने ना ऑब्जेक्टिव्स इसके जो थे उसको अच्छे से मीट नहीं कर पाया। अगर आप नोटिस करोगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप सभी ने आसियान का नाम सुना है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 10 कंट्रीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब ये आसियान कंट्रीज ना बहुत ज़्यादा आपस में इंटीग्रेटेड है। कैसे इंटीग्रेटेड सर? देखो जो 10 कंट्रीज है ना आसियान के अंदर, वो आपस में अच्छा खासा ट्रेड करती हैं। इसके साथ ही एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करी, कितना ट्रेड एक दूसरे के साथ हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा होता है दोनों का। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि आसियान हैवीली इंटीग्रेटेड है आपस की कंट्रीज के अंदर। पर अगर आप यही चीज़ हमारे यहाँ सार्क में देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे तो बहुत ही कम इंटीग्रेशन है। ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड अच्छे से होता है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं व्हेन इट कम्स टू सार्क। और इसी वजह से सार्क के काफ़ी उतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव नहीं कर पाया। अब और क्या रीजंस हैं? देखो सबसे पहला रीज़न तो इसके पीछे का पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान देखो जो भी कोई हम इनिशिएटिव लेके आते हैं उसको एक तरह से ब्लॉक कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी जानते हो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है ना। दरअसल में क्या था मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के अंदर कि जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया है, नेपाल है, ये सारे पर्टिकुलर कंट्रीज क्या चाहती थी कि एक तरह से आपस में किस तरह से कॉपरेशन बढ़े और जो ट्रेड है वो आसानी से हो पाए। पीपल टू पीपल, बेसिकली मैं कनेक्टिविटी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने की बात थी। ऑल्दो जो बाद में भूटान था ना, भूटान ने बाद में मना कर दिया कि नहीं, इसके एनवायरमेंट कुछ कंसर्न्स थे। तो अभी टोटल 3 ही कंट्रीज है, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, यहाँ पे आपके देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह के जो अलग अलग इनिशिएटिव्स होते हैं ना, जो कनेक्टिविटी को बूस्ट करते हैं, वहां पर पाकिस्तान एक तरह से उसको रुकावट की तरह काम करता है। बाकी आप सभी जानते हो इंडिया और पाकिस्तान के रिगार्डिंग काफ़ी सारे इश्यूज हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान में जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पाकिस्तान के द्वारा करवाया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी दोनों के बीच में हॉस्टिलिटी है। एंड इसी वजह से हुआ क्या है कि सार्क का कोई समिट्स जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाते, राइट।
तो सार्क वर्ड देखो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। अगर आप नोटिस करोगे तो साउथ एशिया के लिए अपनी हर चीज के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की एक पॉलिसी भी है, दैट इज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अब आप एक चीज रियलाइज करो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके नेबरहुड में वायलेंस चल रहा हो और आप पीसफुली बैठे हो? द आंसर इज नो, ठीक है। अगर आपको अपनी कंट्री के अंदर पीस चाहिए ना, शांति चाहिए, तो आपके नेबरहुड में भी शांति होनी ही चाहिए। बट यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। इंडिया कोशिश जरूर करता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के थ्रू कि सारी चीज़ें इंश्योर करी जा पाएं, राइट, पर सार्क में पाकिस्तान होने की वजह से ये सारे कंसर्न्स हमारे अच्छे से एड्रेस नहीं हो पाते। उसके अलावा ना देखो, हमारे कुछ बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इंडिया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अंदर, इंडिया की सॉफ्ट पावर को ये प्रमोट करता है। पर यहां पर भी क्या हो रहा है, पाकिस्तान के आने की वजह से इस तरह के इंस्टीट्यूशंस अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे। अब यहां पर ना राइटर्स ने बात करी है कुछ इंटरनेशनल लॉयर्स की, ठीक है ना, इनके आप नाम यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो इन राइटर्स ने यहाँ पे ये बोला है कि आज के टाइम पे ना हम मल्टीलैटरलिज्म को उतना ज़्यादा नहीं देख सकते, बट रीजनलिज्म को जरूर देख सकते हैं। कहने का पॉइंट क्या है, देखो अगर आप नोटिस करोगे ना तो पूरी दुनिया में ना थोड़ा डी ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना देखने को मिल रहा है आजकल के टाइम पे, ठीक है। किस तरह से डी ग्लोबलाइजेशन सर, जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग कंट्रीज कुछ प्रोटेक्शनिज्म के नॉर्म्स लेकर आ रही हैं, अमेरिका फर्स्ट जैसी पॉलिसीज आ रही हैं, ठीक है। यूएस चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हो गया, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस पूरी दुनिया को उस तरह से अलग थलग कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ना रीजनलिज्म एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। काफी लोग क्या बोलते हैं कि बाइलेटरलिज्म मीनिंग दो कंट्रीज के बीच में आपस का रिलेशन। अब ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, मान लो इंडिया बांग्लादेश आपस में कोऑर्डिनेट करें तो भी अच्छी चीज है, पर अगर हम एज अ ग्रुप की तरह कोऑर्डिनेट करेंगे ना तो डेफिनेटली बहुत अच्छे बेनिफिट्स उसके हम यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो सार्क क्योंकि अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उसका एक ना ऑल्टरनेटिव की तरह एक वर्क कर सकता है। व्हाट इज दैट? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। दरअसल में अगर आपको बताऊं तो यहां पर टोटल ना 7 कंट्रीज आती हैं, और अगर आप नोटिस करोगे ना, मैं आपको बताता हूं 7 कंट्रीज तो हैं, इनमें कुछ कंट्रीज आपको साउथ एशिया से देखने को मिल जाएंगी, कुछ कंट्रीज आपको कहां से देखने को मिलने जाएंगी, ये जो साउथ ईस्ट एशिया, जो आसियान की कंट्रीज में बात कर रहा था ना, तो आसियान की कंट्रीज भी यहां पे देखने को मिल जाएंगी। मैं आपको समझाता हूं, जैसे यहां पे इंडिया हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया। ये 5 कंट्रीज तो साउथ एशिया से हैं, जो सार्क वाली कंट्रीज कह लीजिए, ठीक है ना। उसी तरह से जो बाकी की 2 कंट्रीज हैं, दैट इज म्यांमार और थाईलैंड, ये हमें देखने को मिलती हैं आसियान कंट्री से कॉरस्पॉन्डिंग। तो एक तरह से ना बिम्स्टेक क्या कर सकता है, सार्क और आसियान के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन लेकर आ सकता है, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे देखो पाकिस्तान भी मेंबर नहीं है, तो पाकिस्तान के वाले जो कंसर्न्स हमें देखने को मिल रहे थे कि सार्क के हर इनिशिएटिव को ब्लॉक कर दिया जाता था, वो सारे इश्यूज भी हम यहाँ पे कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, राइट। तो बिम्स्टेक का देखो अभी 2022 के अंदर ही आपको देखने को मिला है, ठीक है ना। अभी इसका चार्टर ही हमें फाइनलाइज किया गया है। तो डेफिनेटली इसमें काफी चार्टर के अंदर काफी अच्छी चीजें हैं। पहली अच्छी चीज क्या है कि हम ना इसके अंदर ऐसा नहीं है कि 7 मेंबर है तो 7 ही रहेंगे, नहीं, यहाँ पर नए मेंबर्स को ओवर द टाइम ऐड भी किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है फ्यूचर में मालदीव्स को यहाँ पे ऐड कर दिया जाए, राइट। तो इस तरह की सिचुएशंस काफी अच्छी चीजें हैं, पर इसके रिगार्डिंग अच्छी चीजों के बावजूद भी ना कुछ खामियां भी हैं बिम्स्टेक चार्टर के रिगार्डिंग। देखो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बिम्स्टेक के अंदर मैंने कितने बताया आपको, 7 मेंबर होते हैं। अब होता क्या है ना, यहां पर एक चीज जरूरत होती है कि जैसे मान लो, जैसे मैं सार्क का बता रहा था ना आपको, सार्क में पाकिस्तान बहुत सारी चीजों को ब्लॉक कर देता था। तो अगर मान लो इंडिया और बांग्लादेश को आपस में कोई कोऑर्डिनेशन भी करना है ना, तो वहां पर भी यहाँ पे पाकिस्तान उसको रोक देता था एक तरह से, कि अगर कोई विलिंग कंट्रीज भी है ना, अगर कोई 2 कंट्रीज या 2 से ज्यादा कंट्रीज भी आपस में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना चाहती हैं, तो वहां पर ना पाकिस्तान एक तरह से वीटो पावर ले आता था। तो यहां पर क्या है, बिम्स्टेक के अंदर भी सेम चीज है। अगर मान लो जैसे आसियान के अंदर ना एक फिनोमेना है आसियान -X। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे आसियान की 10 कंट्रीज है ना, तो इनमें से 2 कंट्रीज, 3 कंट्रीज, 4 कंट्रीज, कोई कितने नंबर ऑफ कंट्रीज भी आपस में मिलकर इंटीग्रेट हो सकती हैं, अपनी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ा सकती हैं, उसके रिगार्डिंग नेगोशिएशन कर सकती हैं, दैट इज अलाउड। अगर कोई कंट्री एक कोई कंट्री है ना, मान लो मना भी करती है, तब भी ये 2, 3 या 4 जितनी मर्जी कंट्रीज वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकती हैं इकोनॉमिक नेगोशिएशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए। अब बिम्स्टेक के अंदर भी सोचो, अगर मान लो 7 कंट्रीज हैं, अगर एक कंट्री नहीं भी चाहती इकोनॉमिकली इंटीग्रेट होना, बाकी की कंट्रीज आपस में मिलकर इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हो जाए, तो वो एक अच्छी चीज है या नहीं है? बिल्कुल अच्छी चीज है। पर बिम्स्टेक के चार्टर के अंदर ये जो फ्लेक्सिबल पार्टिसिपेशन स्कीम है ना, ये नहीं एग्जिस्ट करती। तो राइटर का पॉइंट क्या है, राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की चीजें बिम्स्टेक -X वाली चीजें ये होनी चाहिए बिम्स्टेक के चार्टर के अंदर, ताकि क्या इंश्योर किया जा पाए कि अगर इंडिया किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ, मान लो इंडिया बांग्लादेश के साथ या फिर इंडिया थाईलैंड के साथ अपने जो FTA नेगोशिएशन को कंटिन्यू करना चाहता है, तो उसको प्रॉपरली
कर पाए, उसको कंटिन्यू आगे लेकर जा पाए। और ये अमेंडमेंट के लिए इंडिया को डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग वर्क करना चाहिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट हो जाता है बिम्स्टेक बहुत ज़्यादा। यूपीएससी पहले रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चन भी पूछ चुकी है, तो इंडिया को कुछ लीगल वेज में लेकर आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ एशियन यूनिवर्सिटी थी ना, तो इस तरह की चीज़ें हम बिम्स्टेक के अंदर भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि इंडिया की जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दूसरी कंट्री के साथ और बढ़े। कहीं ना कहीं इंडिया की सॉफ्ट पावर भी यहाँ से काफ़ी बेटर बन सकती है, और सार्क का एक प्रॉपर ऑल्टरनेटिव तरह ये आने वाले टाइम के अंदर इमर्ज भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पे राइटर का कहना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा आर्टिकल। चलते हैं हमारे तीसरे आर्टिकल की तरफ, जो क्या है द न्यू स्पेस एज, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, अगर आप थोड़ा स्पेस को देखने रहे हो ना पिछले कुछ टाइम के अंदर, तो आपको रियलाइज होगा कि चलो गवर्नमेंट सेक्टर तो हमारा है ही है इसके अंदर पार्टिसिपेशन, पर पिछले कुछ टाइम के अंदर प्राइवेट सेक्टर का रोल भी बढ़ता जा रहा है। और मैं सिर्फ ये इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा कि नई नई प्राइवेट रिगार्डिंग कंपनीज इस सेक्टर में आती जा रही हैं। स्पेस की फील्ड में कहीं ना कहीं नई एक्सप्लोरेशन होती जा रही हैं। और इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है ना, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 तक ये $13 बिलियन के करीब करीब हो जाएगी। तो डेफिनेटली हमारे पास ना कुछ प्रॉपर इनिशिएटिव्स होने चाहिए कि कैसे हम इसको फ्यूचर में देखना चाहते हैं, क्या उसके रिगार्डिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन का क्या रोल होगा, गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, ये सभी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं वर्क करनी होगी। देखो, अभी अगर आपने ना स्काई रूट के बारे में सुना होगा, दरअसल में ना स्काई रूट क्या है, स्काई रूट एरोस्पेस, ये क्या है, एक स्टार्टअप है इंडिया, एक प्राइवेट स्टार्टअप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, इस स्टार्टअप के द्वारा एक रॉकेट लॉन्च किया गया। कौन सा रॉकेट? विक्रम एस। अब विक्रम क्या है सर? विक्रम साराभाई जी, ठीक है ना, हमारे इतने इंपॉर्टेंट हमारे स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर रहे हैं, तो उनके नाम के ऊपर एक रॉकेट लॉन्च किया गया विक्रम एस। तो ये एक तरह से ना काफ़ी इंपॉर्टेंट बना कि किस तरह से प्राइवेट एंटरप्राइज का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो इसके रिगार्डिंग ना हमें देखना पड़ेगा कि स्पेस सेक्टर को हम किस तरह से लेके जाएं। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये जो स्पेस सेक्टर है, ये सिर्फ स्पेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बेनिफिट्स हमें और दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टेलीकॉम सेक्टर हो गया, ठीक है ना, एरोस्पेस हो गया, आईटी हार्डवेयर हो गया। अगर स्पेस सेक्टर अच्छा करेगा, इसके बेनिफिट्स हमें दूसरे सेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी देखने को मिल जाएंगे। दूसरे चीज देखो, काफ़ी सारे ऐसे जगह हैं जहां पर प्रॉपर कनेक्टिविटी हमारे पास नहीं होती। वहां पर क्या हो सकता है, इस तरह का जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ना, उसके थ्रू हम ऐसे एरियाज तक भी पहुंच पाएंगे जो काफ़ी कनेक्टिविटी के टाइम्स में काफ़ी रिमोट एरियाज हैं आज भी। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प कर सकती हैं। वहां पर हो सकता है, जैसे मान लो पहाड़ियों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो वहां पर हमारा स्पेस सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी एक रिपोर्ट है, उन्होंने ऐसा बोला था कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन ना दुनिया की जो आधी है, दुनिया की जो अनकनेक्टेड पॉपुलेशन है, उसमें से आधे लोगों को कनेक्ट करने के अंदर हमारी हेल्प कर सकता है। बाकी इसके साथ ही आप जानते हो कि देखो, सैटेलाइट के थ्रू ना हमें अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। किस तरह की इन्फॉर्मेशन सर? जैसे मान लो कहीं पे ड्रॉट्स आने हैं, ठीक है ना, कहीं पे क्लाइमेट चेंज का कितना इंपैक्ट है हमारा, जो अगर मान लो कहीं पे अर्थक्वेक आना हो, सुनामी आनी हो, वाइल्ड फायर हो गया, माइनिंग हो गया, फ्लड्स हो गया, तो इस तरह के डिजास्टर के रिगार्डिंग अगर उनको मॉनिटर करना हो एंड साथ ही साथ लोगों के अंदर एक तरह का अर्ली वार्निंग सिग्नल देना हो, ठीक है ना, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी हो, ये सारी की सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं? डेफिनेटली सैटेलाइट कम्युनिकेशन इसमें हेल्प कर सकती है। उसके साथ ही आप एक चीज़ रियलाइज करो, हमारे जो किसान भाई हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको पता लग जाएगा ना कि हाँ, आने वाले टाइम के अंदर क्लाइमेट में ये चेंजेस आएंगे, बारिश ज़्यादा होगी, बारिश कम होगी, ये सारी चीज़ें पता लग पाएंगी। बिल्कुल, हर चीज़ को हम रियल टाइम मैनर के अंदर ट्रैक कर पाएंगे, तो डेफिनेटली उसके एग्रीकल्चर के अंदर भी बेनिफिट्स हैं। बाकी देखो, डिफेंस के अंदर भी इंडिया को अगर अपनी प्रोटेक्शन को और इंप्रूव करना है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ हेल्प कर सकती है। बट ये सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद भी ना कुछ चैलेंजेस रह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें पता ही नहीं कि हम प्राइवेट सेक्टर को कहाँ लेकर आएं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कितनी विंडो होनी चाहिए। देखो, इसरो का अगर आप एनुअल बजट देखोगे ना, तो 15,000 करोड़ है, जहां पर वो क्या करेगा, रॉकेट बनाएगा, सैटेलाइट्स बनाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल हुआ, कितनी अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, ये क्वेश्चन का फैक्टर बन जाता है। बाकी देखो, जो चाइना है ना, वो वैसे तो हर जगह ही चाइना के कंसर्न्स हैं इंडिया, मतलब जब भी बात होती है, बट यहाँ पर भी चाइना का रोल बढ़ता जा रहा है। कैसे? देखो, चाइना का आप जानते हो नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, बाइदू करके, जैसे जीपीएस होता है ना यूएसए का, उसी तरह से चाइना ने बाइदू को डेवलप किया हुआ है। इंडिया का भी हमने भी अपना खुद का निकाल लिया हुआ है, राइट। पर चाइना का रोल एक तो ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप जानते हो जो इनका प्रोजेक्ट है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जैसे चाइना ने ना डिफरेंट कंट्रीज को BRI के अंदर ज्वाइन करवाया, उसी तरह से चाइना हो सकता है स्पेस सेक्टर के अंदर भी डिफरेंट कंट्रीज को आपस में साथ ले आए, ठीक है ना। तो इंडिया के लिए काफ़ी मेजर चैलेंज बन सकता है। बाकी इसके अलावा आप एक चीज़ रियलाइज करो, दुनिया भर में ना बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करी जा रही हैं, ठीक है। उससे पता क्या होता है,
आने वाले टाइम के अंदर ना स्पेस के अंदर एक मलबा बन सकता है, एक तरह का स्पेस डेब्रिस हो सकता है। और ये मलबा क्या करेगा, जो नई सैटेलाइट लॉन्च हो रही हैं उनको इंपैक्ट कर सकता है, उनको एक तरह से डैमेज कर सकता है। जो फ्यूचर में हमारे मिशन होने वाले हैं वो इंपैक्ट हो सकते हैं, राइट। और इसके साथ ही ये जो मलबा है ओजोन डिप्लीशन का भी काम कर सकता है, ओजोन को भी ये डिप्लीट कर सकता है। तो डेफिनेटली ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। इसके साथ ही आप एक चीज़ रियलाइज़ करो, जो हम इतने रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं या फिर ना ये जो बात कर रहा था मैं सैटेलाइट लॉन्चेस की, इससे एक ना आपस में एक रेस लग जाती है। किस चीज़ की रेस? आर्म्स रेस, ठीक है ना, कि किस तरह से हम इसको किसे यूज़ करेंगे। ऐसा तो नहीं कि कोई कंट्री हमारे अगेंस्ट यूज़ कर रही है, तो कंट्रीज़ के बीच में भी ना एक तरह का सस्पिशन का माहौल बनता है। जैसे आप जानते हो ना, कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस और यूएसएसआर दोनों के बीच में काफ़ी कंसर्न्स देखने को मिले, काफ़ी सस्पिशन देखने को मिला। तो इस तरह की चीज़ें अगर हद से ज़्यादा लॉन्च होती हैं तो वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट हमारे कंट्रीज़ के बीच के रिलेशनशिप पे ऊपर डाल सकता है। उसके साथ ही देखो प्रॉपर कमर्शलाइजेशन नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर रहे हो, जैसे स्पेस एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो इलॉन मस्क की कंपनी है, वो किस तरह से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है अंडर द प्रोजेक्ट स्टारलिंक। उसी तरह से अमेजॉन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उन्होंने बात करी है स्पेस टूरिज्म की। तो ये जो कमर्शियलाइजेशन हो रहा है इसको हम कैसे मैनेज करें, क्या प्रॉपर रेगुलेशन है इसके रिगार्डिंग, कहीं इन पर्टिकुलर कंपनीज के आने वाले टाइम के अंदर कुछ मोनोपोली तो नहीं हो जाएगी, इस तरह के कंसर्न्स आ सकते हैं। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस थे जो आउटर स्पेस के साथ लिंक्ड हैं। तो अभी आने वाले टाइम के अंदर हमें करना क्या चाहिए? देखो जैसे जैसे ना प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ रहा है, जैसे स्टार्टअप्स अभी तो सिर्फ 40 ही हैं, आने वाले टाइम में ये नंबर और बढ़ेंगे। तो एक तरह की हमें लेजिस्लेटिव बैकिंग इनको देनी पड़ेगी, किस तरह के प्राइवेट एंटिटीज का क्या रोल होगा, उनके क्या राइट्स होंगे इन पर्टिकुलर कंपनीज के, क्या उनके ऑब्लिगेशंस होंगे इन एंटिटीज के, ठीक है ना, वो कैसे वर्क करेंगे इंडिया के इंटरेस्ट के अंदर। ये हमें प्रॉपरली इसके रिगार्डिंग अगर लेजिस्लेटिव बैकिंग होगी तो डेफिनेटली अच्छे से काम कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप नोटिस करोगे तो इंडिया को भी ना अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को आने वाले टाइम के अंदर और बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ना राइटर ने यहाँ बात करी है काली की। अब सर काली क्या है? देखो काली है किलो एम्पेयर लीनियर इंजेक्टर। दरअसल में ना ये इंडिया का एक टॉप सीक्रेट वेपन की तरह इसको बोला जा रहा है। इसको डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और साथ ही साथ BARC दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, ठीक है। हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि पावरफुल वेपन की तरह करें, ताकि अगर मान लो बाहर से कोई मिसाइल आए, कोई एयरक्राफ्ट आए, उसको हम आसानी से किल कर पाएं, एक तरह का सॉफ्ट किल उसको कर पाएं। उसकी बात करी जा रही है कि अनइनवाइटेड मिसाइल्स को ना आसानी से, जो इंडिया का कहीं ना कहीं पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको हम इंडिया के पीस को डिस्टर्ब ना होने दें, उसके लिए इंडिया ने ये प्रोजेक्ट किया है। तो इस तरह के नए नए और इनिशिएटिव्स कर सकते हैं ताकि इस चीज़ को हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को आने वाले टाइम के अंदर और इंप्रूव करें। साथ में ही देखो जो इंडिया के, जैसे मान लो ना, जो मैं बात कर रहा था आपके साथ मलबे की, जो स्पेस डेब्रिस की बात कर रहा था, स्पेस डेब्रिस से कैसे बचाना है हमारी जो अलग अलग सैटेलाइट्स हैं, उसके लिए भी इंडिया के पास क्या है, प्रोजेक्ट नेत्र। अब इसके अंदर क्या होता है, ये ना डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा यहाँ पर मलबा है ना, तो उसके हिसाब से हम चीज़ें मोड़ सकते हैं, अपनी सैटेलाइट्स को और मैनेज किया जा सकता है प्रॉपर। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे रडार देखने को मिल जाएंगे, टेलीस्कोप्स हो गया, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गया, एक जगह से कंट्रोल किया जा रहा है तो कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। तो इस तरह की इसरो के द्वारा ना बहुत सारी चीज़ें करी जा रही हैं ताकि हम क्या इंश्योर कर पाएं कि जो स्पेस के अंदर डेब्रिस है, जो मलबा है, वो इंडिया को नेगेटिवली इंपैक्ट, हमारी जो स्पेस मिशन है उनको इंपैक्ट ना करे। उसके अलावा देखो वुमेन की कैसे एंट्री लेकर आई जाए, ठीक है, उसके रिगार्डिंग में इंडिया को वर्क करना पड़ेगा। UN का ना ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग वर्क है कि स्पेस फॉर वुमेन प्रोजेक्ट है, तो इंडिया के अंदर भी इस तरह की अवेयरनेस चीज़ें लेके आई जा सकती हैं। रूरल एरियाज़ के अंदर इसको हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं स्पेस अवेयरनेस को, ठीक है। कॉलेज के अंदर हम इंटर्नशिप दे सकते हैं इसरो के साथ हमारे जो स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि फीमेल भी इसके अंदर आगे आ पाएँ। उसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि इंडिया ना दूसरी पर्टिकुलर बॉडीज, दूसरी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज के साथ कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करे, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाए कि कहाँ पर हम स्पेस को देख रहे हैं, ताकि उसके रिगार्डिंग हम अच्छे से वर्क कर पाएँ एंड जो स्पेस के रिगार्डिंग कंसर्न्स आ रहे हैं उसको हम अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। आई बात समझ में? तो ये थे हमारे आज के तीनों मुद्दे। आई होप आपको तीनों आर्टिकल अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।